हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज गैसियस स्टेट लेक्चर नंबर 5 हम लोग को करना है। इसके पहले 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। जैसा मैं हर लेक्चर में बोलता हूं कि अगर आपको ये लेक्चर समझना है तो पहले के लेक्चर्स आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कनेक्टेड कंटेनर्स की प्रॉब्लम्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में लास्ट क्लास में वो कंटेनर्स से रिलेटेड प्रॉब्लम में हम लोगों ने रिजिड कंटेनर, ओपन रिजिड कंटेनर, क्लोज रिजिड कंटेनर, ये सब हो गया था और कनेक्टेड कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को समझना बाकी था। आज कनेक्टेड कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे बेटा आज मेरी थोड़ा गला खराब है तो एनर्जी थोड़ी आपको लो मिलेगी, लेकिन हाँ शुरू करते हैं। So let's get started with connected containers, right? So connected containers, आई होप कि सबको प्रॉपरली दिख रहा होगा। एक बार मुझे चेक कर लेने दो कहीं ब्लैक एंड व्हाइट तो नहीं हो गया। कनेक्टेड कंटेनर्स के प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करना बेटा, वो कॉन्सेप्ट सीखना बहुत जरूरी है। एक मिनट मुझे चेक करने दो। ठीक है, ये प्रॉपरली विजिबल है सब चीज। कनेक्टेड कंटेनर्स के कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली समझना बहुत जरूरी है। ये टॉपिक आपको फिजिक्स में भी मिलते हैं, मतलब फिजिक्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपको कनेक्टेड कंटेनर्स में मिलेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इन तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करते हो। सो यहीं पे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। कनेक्टेड कंटेनर्स को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सो मेरे पास बेटा मान लीजिए कुछ इस तरह का कंटेनर है। सपोज मेरे पास बच्चे इस तरह का एक कंटेनर है और इस कंटेनर को हमने यहाँ पे मान लीजिए गैप है और हमने इस तरह के एक दूसरे कंटेनर से कनेक्ट कर रखा। अभी बीच में एक वॉल्व है जिसको हमने बंद कर रखा है, बीच में एक वॉल्व है जिसको बंद कर रखा है। ठीक है, सो इस कंटेनर का वॉल्यूम V1 है और इसका टेम्परेचर T1 है। इस कंटेनर का वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर T2 है। ये वॉल्व अभी क्लोज्ड है। यहाँ एक गैस है, लेट द गैस बी A, और यहाँ पे एक गैस है B। और मान लीजिए इस कंटेनर में जो गैस A के मोल्स हैं वो Na है और यहाँ पे गैस B के मोल्स Nb है। दिस इज इनिशियल सिचुएशन, ये इनिशियल कंडीशन है बेटा। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि जब मैं इस वॉल्व को ओपन करूंगा तो ये दोनों कंटेनर्स आपस में जुड़ जाएंगे, ये कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ही कनेक्ट होगा तो एक गैस का ट्रांसफर दूसरे तरफ और दूसरे गैस का ट्रांसफर पहली तरफ होने लगेगा। मतलब ये है कि गैस A यहां से यहां और गैस B यहां से यहां ट्रांसफर, आप बोल सकते हो डिफ्यूजन, ये होने लगेगा। ये कब तक होता रहेगा? द क्वेश्चन इज दैट, कब तक होता रहेगा ये ट्रांसफर? एक कंटेनर एक से दूसरे कंटेनर में कब तक जाती रहेगी गैस A सॉरी, और गैस B भी कब तक ये ट्रांसफर होता रहेगा? सो द सिंपल आंसर इज गैसेस का ट्रांसफर एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर तब तक होता रहता है जब तक कि उस इंडिविजुअल गैस का दोनों तरफ प्रेशर सेम ना हो जाए। फिर से बोलो, क्या मैंने कहा? मैंने कहा गैसेस का ट्रांसफर तब तक होता रहता है वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर जब तक कि उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर ऑन बोथ साइड्स बिकम इक्वल। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि समझना बहुत जरूरी है। सो एट इक्विलिब्रियम, सो यहां पे मैं लिखूंगा एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है वही कंडीशन जब ट्रांसफर एक तरह से आप बोल सकते हो रुक जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम partial pressure of gas A on left hand side should be equal to partial pressure of gas A on right hand side. Similarly beta, partial pressure of B on left hand side should be equal to partial pressure of B on right hand side. This is the most important concept. इसका मतलब है गैसेस का ट्रांसफर तब तक चलता रहता है जब तक कि इंडिविजुअल गैस का प्रेशर ऑन बोथ साइड्स इक्वल ना हो जाए। इक्वल होना जरूरी है, इक्वल होते ही ये ट्रांसफर आप बोल सकते हो रुक जाएगा। सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम, सिस्टम विल अटेन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कुछ चेंज होता हुआ आपको नहीं दिखेगा। ठीक है बेटा, अब ये तो इनिशियल सिचुएशन है। अब फाइनली सिचुएशन पे मान लो जब आपने वॉल्व ओपन किया, सपोज वॉल्व इज ओपन और सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। वॉल्व ओपन किया और सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो अब मान लीजिए सिचुएशन बेटा ये है, अब ये वॉल्व ओपन हो गया और दोनों कंटेनर्स आपस में कनेक्ट हो गए हैं। ये कंटेनर A है जिसका वॉल्यूम V1 है, इसका टेम्परेचर T1 पे मेंटेन्ड है। ध्यान रखिएगा T1 पे टेम्परेचर मेंटेन्ड है। द टेम्परेचर ऑफ दिस कंटेनर इज केप्ट कांस्टेंट एट T1। और यहां पे वॉल्यूम V2 है और टेम्परेचर बच्चे T2 है। ठीक है, गैस A यहां से यहां ट्रांसफर होगी, गैस B भी यहां से यहां ट्रांसफर होगी। इसका मतलब अब गैस A दोनों कंटेनर्स में प्रेजेंट होगी और गैस B भी दोनों कंटेनर्स में प्रेजेंट होगा। दोनों कंटेनर्स में दोनों ही गैसेस प्रेजेंट होंगी।
व्हेन द सिस्टम रीचेस इक्विलिब्रियम फाइनली, राइट। अब एक काम करते हैं, कुछ वेरिएबल्स एज्यूम कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा कि हमारे पास जो कंटेनर लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसमें a के मोल्स x बचते हैं। सो टोटल Na मोल्स ले रखे थे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे x बचते हैं तो राइट साइड पे Na माइनस x मोल्स हो जाएंगे। और मान लीजिए b के मोल्स यहां पे y है, सो यहां पे Nb माइनस y मोल्स हो जाएंगे। हमने a के मोल्स को Na लिया था, b के मोल्स को Nb लिया था, तो टोटल मोल्स तो किसी भी इंस्टेंट पे Na प्लस Nb ही होना चाहिए। एक तरफ अगर x है तो दूसरी तरफ Na माइनस x, एक तरफ y है तो Nb माइनस y। अब ये कंडीशन जो आप बोल सकते हो ये कंडीशन है जो कि इक्विलिब्रियम की है, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन इंपोज करते हैं। दिस इज फर्स्ट कंडीशन लेट्स से, एंड दिस इज सेकंड कंडीशन। सो अब फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आप चलिए यहां पे फाइनली इंपोज करते हैं। लेट अस अप्लाई दिस कंडीशन, राइट। प्रेशर आपको मालूम है बच्चे कि nRT अपॉन V होता है, प्रेशर किसी भी गैस का nRT अपॉन V होता है। सो लेट अस अप्लाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को अप्लाई करते हैं बच्चे यहां पे, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इज इट विजिबल? बिल्कुल हल्का दिख रहा है। तो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ही ले लेते हैं। तो ये वाली गैस A के लिए इक्वेशन यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ A ऑन लेफ्ट हैंड साइड, प्रेशर A का होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A इंटू R इंटू T1 अपॉन V1। P होता है बेटा nRT अपॉन V, P होता है nRT अपॉन V। अब A का प्रेशर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा मोल्स ऑफ A ऑन लेफ्ट हैंड साइड इंटू R इंटू T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू A का प्रेशर ऑन राइट हैंड साइड विल बी मोल्स ऑफ A विच इज Na माइनस x इंटू R इंटू T2 अपॉन वॉल्यूम इज V2। सो दिस इज द प्रेशर। याद रखेंगे बेटा सिर्फ एक ही अननोन है यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक्चुअली जो वर्ड्स में लिखा था उसको हमने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इस पर्टिकुलर इक्वेशन में सिर्फ बच्चे एक ही अननोन है और वो x है, और वो आसानी से सॉल्व होके आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए इस वाली कंडीशन को भी इंपोज करते हैं। B का प्रेशर ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज y R T1 अपॉन V1 इज इक्वल टू, यहां क्या लिखोगे बेटा, NB माइनस y इंटू R इंटू T2 अपॉन V2। सो दिस इज एक्चुअली द सेकेंड इक्वेशन, और इसमें सिर्फ एक ही अननोन है, और वो अननोन बच्चे क्या है, वो अननोन है बेटा y। सॉल्विंग फर्स्ट इक्वेशन यू गेट x, सॉल्विंग सेकेंड इक्वेशन यू गेट y। एक बार x और y आ गया तो हमें प्रेशर भी मिल गए, क्योंकि आप x की वैल्यू को यहां रखोगे तो बेटा A का प्रेशर मिलेगा, x की वैल्यू को यहां रखोगे तो A का प्रेशर मिलेगा, जो कि लेफ्ट और राइट दोनों में सेम होगा। चाहे आप x की वैल्यू यहां रखें, चाहे x की वैल्यू यहां रखें, दोनों तरफ से प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी, और वो सेम होना भी चाहिए, क्योंकि सिस्टम जब इक्विलिब्रियम पर पहुंचेगा तो A का लेफ्ट और राइट में प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। सिमिलरली बेटा y की वैल्यू सॉल्व होने के बाद y की वैल्यू आप यहां रखो या यहां रखो, आपको y का प्रेशर मिल जाएगा। और एक बार A का और y का प्रेशर, सॉरी A का और B का प्रेशर मिल गया तो आप उन दोनों को ऐड करो तो आपको टोटल प्रेशर भी मिल जाएगा। फाइनल टोटल प्रेशर अगर मैं बात करूं, फाइनल टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, जो टोटल प्रेशर होगा P टोटल की वैल्यू जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो ये होगा प्रेशर ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B, मतलब दोनों के इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। और बेटा अगर पार्शियल प्रेशर्स इंडिविजुअल सेम है तो ऑब्वियसली टोटल प्रेशर भी दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, दोनों साइड पे सेम होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कनेक्टेड कंटेनर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये एक तरीका हो गया क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। गैसेस का ट्रांसफर बेटा तब तक चलता रहता है जब तक कि गैसेस का इंडिविजुअल प्रेशर दोनों तरफ सेम ना हो जाए। और सिर्फ ये 2 कंटेनर्स की बात नहीं है, मान लो यहाँ पे 3 कंटेनर्स होते, 4 कंटेनर्स कनेक्ट होते, तो A का प्रेशर हर कंटेनर में सेम होना चाहिए था, तब आप उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम पर बोलोगे। मतलब जितने कंटेनर्स, उन हर जगह उस इंडिविजुअल गैस का प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, उसको आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है बेटा, इस पूरी प्रॉब्लम को एक दूसरे तरीके से भी हम लोग सॉल्व कर सकते थे। वो क्या तरीका, वो भी मैं आपको नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। एक दूसरा तरीका भी है बेटा, मोल्स कंजर्व करके। कैसे, देखिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, ठीक है। सो इस पूरी प्रॉब्लम को मैं फिर से प्रॉब्लम आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं। इस पूरी प्रॉब्लम को हम लोग एक और तरीके से कर सकते थे। प्रॉब्लम ये थी बेटा, ओरिजिनल जो हमारी प्रॉब्लम थी, वो ओरिजिनल प्रॉब्लम हमारी ये थी कि यहाँ वॉल्व लगा है, ये अभी बंद है बेटा, यहाँ V1 है और ये टेम्परेचर T1 है, ये V2 है और ये टेम्परेचर T2 है, यहाँ गैस A है जिसके मोल्स Na है, और यहाँ गैस B है जिसके मोल्स Nb है। और फाइनली जब आप कनेक्ट कर दोगे तो दोनों ही जगह A और B दोनों प्रेजेंट होगा, A भी प्रेजेंट होगा, B भी प्रेजेंट होगा, यहाँ
यहाँ पे A और B दोनों ही प्रेजेंट है, यहाँ पे भी A और B दोनों प्रेजेंट है। ये वॉल्यूम V1 है, ये टेम्परेचर T1 है, ये वॉल्यूम V2 है और ये टेम्परेचर T2 है, ये कनेक्टेड है। पीछे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका देखा, इसी क्वेश्चन को अगर मुझे फिर से एक दूसरे तरीके से सॉल्व करना हो, दोनों मेथड आप सीख लो, कहीं कोई यूज कर लेना, कहीं कोई यूज कर लेना, कहीं पे एक मेथड आसान रहता है, कहीं पे दूसरा मेथड आसान रहता है। अगर मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक चीज तो समझ में आती है, जब सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन करेगा फाइनली बेटा, क्या आपको नहीं लगता कि जो प्रेशर ए का यहां पे होगा वही ए का प्रेशर यहां पे भी होगा? अरे होगा या नहीं होगा? जो प्रेशर बी का यहां पे होगा वही प्रेशर बी का यहां पे भी होगा, ये तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ही है, हाँ या ना? तो ए के यहां पे भी मोल्स हैं, ए के यहां पे भी मोल्स हैं, इसका मतलब ए के यहां के मोल्स और यहां के मोल्स अगर मैं ऐड कर दूं, यहां पे मौजूद ए के मोल्स और यहां पे मौजूद ए के मोल्स को अगर मैं ऐड कर दूं तो वो टोटल ए के मोल्स के बराबर आना चाहिए। चलिए यही करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे बेटा ए के मोल्स, सो मोल्स ऑफ ए ऑन लेफ्ट हैंड साइड व्हेन द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम प्लस मोल्स ऑफ ए ऑन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ ए जो कि आपने ले रखे थे इनिशियली। मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स होता पीवी बाई आरटी, नंबर ऑफ मोल्स होता पीवी बाई आरटी। अब ए का लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर कितना है बेटा? ये हो जाएगा पी ए इंटू V1 अपॉन RT1 प्लस, ये लेफ्ट हैंड साइड पे ए के मोल्स है, प्लस राइट साइड पे ए के मोल्स, प्रेशर तो वही है बेटा लेकिन वॉल्यूम V2 अपॉन RT2, और इन दोनों का सम किसके बराबर होना चाहिए? टोटल जो Na के बराबर। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 बेटा, यहां एक ही अननोन है और वो कौन सा अननोन है? प्रेशर ऑफ ए, प्रेशर ऑफ ए अननोन है, ठीक है। चलिए दूसरा, आपको मालूम है कि जो बी के मोल्स यहां और यहां होंगे वो टोटल मोल्स के बराबर आने चाहिए। सो मोल्स ऑफ बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड प्लस मोल्स ऑफ बी ऑन राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू टोटल मोल्स ऑफ बी, टोटल मोल्स ऑफ बी जो कि आपने इनिशियली लिए थे। मोल्स ऑफ बी ऑन लेफ्ट हैंड साइड विल बी प्रेशर ऑफ बी इंटू RT1 अपॉन V1। सो दिस इज प्रेशर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ मोल्स PV बाई RT, तो V के बजाय R लिख दिया, ठीक है। तो दिस विल बी P1, ठीक है, PB इंटू V1 अपॉन RT1 प्लस PB इंटू V2, दाहिनी तरफ का वॉल्यूम V2 है, डिवाइडेड बाई RT2, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए NB के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां पे बेटा सिर्फ एक ही अननोन है और वो है PA। सो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके प्रेशर ऑफ A आ जाएगा, सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो प्रेशर ऑफ B आ जाएगा, और दोनों को ऐड कर दोगे तो टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो अब मैंने आपको दो तरीके बताए जिससे आप कनेक्टेड कंटेनर्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। कहीं पे बेटा कोई मेथड यूजफुल रहता है, कहीं पे दूसरा मेथड यूजफुल रहता है, तो ऑल दोज थिंग्स एक्चुअली डिपेंड ऑन द क्वेश्चन एंड योर अप्रोच, आप कैसे उसको प्रोसीड करते हो, वो अपना पर्सनल चॉइस भी कभी कभी होता है कि हम किस मेथड से करना बेहतर समझते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सो क्वेश्चंस प्रिंटेड है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे आपको ले चलता हूँ, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये है, container of 8.21 liter, this container is filled with 1 mole of hydrogen. So here it is 1 mole hydrogen, 1 mole hydrogen, this is initial at 300 Kelvin, okay. So this is 300 Kelvin and is connected to another container of capacity, this is 2 into 8.21 liter containing 4 moles of oxygen, right, 4 moles of oxygen at 300 Kelvin. So temperature is same 300 Kelvin. Then find the final pressure and partial pressure of each gas. हमें फाइनल प्रेशर बताना है और पार्शियल प्रेशर बताना है प्रत्येक गैस का जो यहाँ पे हुए। तो आप ट्राई करो बेटा, मैं तब तक पानी पीता हूँ, गर्म पानी। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर करेंगे बेटा, है ना, आप मत पानी पीना अभी। चलो मैं करता हूं, आप सॉल्यूशन देखो, ठीक है। देखो हाइड्रोजन इनिशियली 1 मोल था और ये ऑक्सीजन 4 मोल था। आप बताओ किस मेथड से करूं? मेथड 1 से करता हूं, आप मेथड 2 से ट्राई करना, ठीक है। मैं मेथड 1 से करता हूं, आप मेथड 2 से ट्राई करना। मेथड 1, दिस इज इनिशियल सिचुएशन बेटा, दिस इज इनिशियल एंड लेट अस सपोज, मान लो फाइनली बेटा कुछ इस तरह से कंडीशन है कि फाइनली ये फाइनल है,
टेम्परेचर दोनों तरफ 300 केल्विन है, 300 केल्विन 300 केल्विन दोनों तरफ लिख लेते हैं। यहां का वॉल्यूम 8.21 लीटर्स है और यहां का वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ 8.21 लीटर्स है, ठीक है। यहां पे अब यहां पे हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी, यहां पे भी हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा बेटा, ये समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों ही गैसेस एक दूसरी जगह जाएंगे तो दोनों ही प्रेजेंट होंगे। हाइड्रोजन के मोल्स को यहां पे x मान ले रहा हूं, ठीक है, तो यहां के लिए कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल मोल्स 1 लिए थे इनिशियल। ऑक्सीजन के यहां y मोल्स मान लेते हैं, तो यहां के लिए कितना हो जाएगा 4 माइनस वाई, क्योंकि टोटल मोल्स 4 थे ऑक्सीजन के। अब सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम पर है तो हाइड्रोजन का लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेशर राइट हैंड साइड पे बराबर होना चाहिए। सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन PH2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू PH2 ऑन राइट हैंड साइड, राइट। PH2 on left hand side, pressure of H2 X into R into T1, T1 is 300 upon V1, V1 is 8.21 is equal to 1 minus X, right side पे number of moles 1 minus X into R into T2, T2 is 300, volume is twice of 8.21. So 300 R, 8.21, 8.21, this is 2X is equal to 1 minus X, X is equal to 1 by 3. X is 1 by 3. So here the number of moles is 1 by 3. Obviously 1 minus 1 by 3 is 2 by 3. 2 by 3 moles यहां पे बनेंगे। अब ये तो मोल्स मैंने निकाल लिए, अब मुझे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन निकालना हो तो बहुत सिंपल है बेटा, ये जो x की वैल्यू है ये आइदर फर्स्ट इक्वेशन या यहां पे आप रख दो। सो ये प्रेशर है हाइड्रोजन का, ये भी प्रेशर हाइड्रोजन का, चलिए x की वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं। सो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन मुझे मिल जाएगा जब फाइनली सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा। ये x की जगह रखो 1 by 3, r की जगह रखोगे 0.0821, है ना, r की जगह क्या रखेंगे बेटा 0.0821। टेम्परेचर बच्चे 300 रखेंगे, 300 और वॉल्यूम 8.21। तो दिस इज ये 8.21 कैंसिल हुआ और ये आएगा बेटा 1 atm। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन वंस द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम इज 1 atm, राइट। एंड प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज 1 atm ऑन बोथ साइड्स, इधर भी 1 atm है इधर भी 1 atm है हाइड्रोजन का प्रेशर, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन के लिए यही चीज करते हैं। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन राइट हैंड साइड, ऑन राइट हैंड साइड प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ऑन लेफ्ट y into r into 300 divided by 8.21 is equal to 4 minus y into r into 300 divided by twice of 8.21। ये सब चीज कैंसिल, ये कैंसिल, 2y is equal to 4 minus y, so y is equal to 4 by 3. Y is equal to 4 by 3, so this is 4 by 3, this is 4 by 3, and this is 4 minus 4 by 3, so 4 minus 4 by 3 is 8 by 3. This is 8 by 3, ठीक है। राइट साइड पे कितने ऑक्सीजन के मोल्स आ जाएंगे बेटा 8 by 3 है, ठीक है, हो गया, बढ़िया। अभी क्या हो गया, अब ऑक्सीजन का प्रेशर, ये जो y की वैल्यू है, ये जो y की वैल्यू है इसको आप यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो ऑक्सीजन का जो प्रेशर हो जाएगा वो होगा y है 4/3 इंटू r है 0.0821, टेम्परेचर है 300 और वॉल्यूम 8.21। so this is 4 atm, right? So this is 4 atm. Pressure of hydrogen finally is 1 atm, pressure of oxygen is 4 atm, and total pressure of course after the system attains equilibrium is 1 plus 4 which is 5 atm. कितना हो गया बच्चे 5 atm हो गया। ये क्या हुआ टोटल प्रेशर। इस क्वेश्चन को मैंने अपने पहले अप्रोच से किया, अब आप इसको दूसरे मेथड से खुद अटेम्प्ट करेंगे जहां पे मोल्स कंजर्व कर लीजिएगा। आप देखिएगा फाइनल आंसर यही आने हैं, फाइनल आंसर बेटा यही आएगा। आप इसको चेक कर लेना, आप दूसरे मेथड से ट्राई करोगे, प्लीज कमेंट बॉक्स में ट्राई करके जरूर बताइएगा कि दूसरे मेथड से हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। राइट, सो दिस क्वेश्चन कहां गया, हाँ, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं इस क्वेश्चन में, आपको सारे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। मैं एक बार क्वेश्चन को देख लें। कंटेनर 1 में यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, कंटेनर का वॉल्यूम 16.42 है 300 केल्विन। कंटेनर 2 पे हाइड्रोजन ही है 1 मोल, दोनों जगह हाइड्रोजन है, एक जगह 2 मोल्स एक जगह 1 मोल, दोनों जगह सेम गैस है, एक जगह 2 मोल्स एक जगह 1 मोल, 400 केल्विन एंड द वॉल्यूम इज 8.21 लीटर, राइट। सो वॉल्व ओपन करेंगे, सिस्टम जब इक्विलिब्रियम अटेन करेगा तो हमें करेक्ट ऑप्शन चुनने हैं वंस द सिस्टम अटेन्स इक्विलिब्रियम। Now, pressure in container 1 is 3 atm before opening the valve. Let us check it. Pressure in container 1 is 3 atm before opening the valve. So, pressure will be nRT. Number of moles is 2. R is 0.0821. Temperature is 300. And volume is what?
16.42 तो ये आएगा 8.21, इसका डबल, सो 2 कैंसिल, दिस इज 3 ATM, दिस इज 3 ATM। और हमें दिया कितना हुआ है 3 ATM, मतलब पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है बेटा, बहुत इजी ऑप्शन था, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए दूसरा, प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व इज 3.57 ATM। अब इसको तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक काम करते हैं, कैसे सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करें बेटा, प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व इज 3.57 और मुझे अगला ऑप्शन दिया हुआ है मोल्स इन ईच कंपार्टमेंट आर सेम आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व। तो एक काम करते हैं, अपने पहले वाले मेथड से मैं इसको करता हूं, आप दूसरे वाले मेथड से फिर से ट्राई करना, ठीक है। पहले वाले मेथड में हमारे पास टोटल हाइड्रोजन के मोल्स कितने हैं दोनों कंटेनर में मिला के, 2 मोल्स प्लस 1 मोल, दिस इज 3 मोल। आउट ऑफ 3 मोल सपोज फाइनली यहां x मोल बचता है, तो यहां कितना बेटा 3 माइनस x मोल, क्योंकि टोटल मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 प्लस 1 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो मान लो एक तरफ x मोल है तो दूसरी तरफ कितने हो जाएंगे 3 माइनस x मोल। अब pressure of hydrogen on both sides should be equal, so pressure of hydrogen on left hand side should be equal to pressure of hydrogen on right hand side, है ना बेटा। so pressure of hydrogen on left hand side, हाइड्रोजन का प्रेशर हो जाएगा number of moles x into r into t1, t1 is 300 divided by volume, volume is what 16.42 is equal to right side पे हाइड्रोजन का प्रेशर number of moles is 3 minus x into r और टेम्परेचर 400 है और वॉल्यूम की वैल्यू 8.21 है। सो आर से आर कैंसिल हो रहा है, ये 2 0 कैंसिल हो रहे हैं, 8.21 का डबल यहाँ पे है। सो जो मुझे मिल रहा है इक्वेशन, वो थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो सकता है मुझसे, ध्यान से, क्योंकि ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 8 3 24 24 माइनस 8x, so this is 11x is equal to 24, x is equal to 24 by 11। इसको एक बार चेक कर लीजिएगा आप, x की वैल्यू 24 by 11 है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। अच्छा 3 माइनस x की वैल्यू ऑब्वियसली 24 by 11, तो 3 का आधा है नहीं, तो ये जो मोल्स इन ईच कंपार्टमेंट आर सेम, ये तो गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सेम नहीं होगा बेटा, ये सेम नहीं है बच्चे। x की वैल्यू 24 by 11 है, 3 माइनस x की वैल्यू इतनी नहीं आएगी। सो एक चीज तो तय हो गया कि ये मोल्स सेम नहीं होंगे, सो सी ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। प्रेशर आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व, ये जो x की वैल्यू मिली है बेटा यहां पे रख देते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाएगा, ये जो x की वैल्यू मिली है वो यहां पे रख देते हैं तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। चलिए प्रेशर विल बी इक्वल टू x is 24 by 11 into r is 0.0821, temperature is 300 and volume is 16.42 ये 8.21 का डबल आया, so this is double, this is 12, this is 36 by 11 right। 36 by 11 की वैल्यू तो कभी 3.57 नहीं आएगा, 3.57 नहीं आएगा बेटा, है ना। सो 3.57 नहीं आएगा, मतलब दूसरा ऑप्शन भी सही नहीं है, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा नहीं सही है, तीसरा नहीं सही है। प्रेशर इन ईच कंपार्टमेंट आर सेम आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व, इसके लिए तो किसी को कुछ भी जानने की जरूरत नहीं, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो होगा ही। सो द ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर ए एंड डी, ओनली करेक्ट ऑप्शंस आर बेटा ए एंड डी, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा सा सॉल्व करना था बेटा यहाँ पे आपको। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? A closed tank has 2 compartments A and B, right? Both filled with oxygen gas, assumed to be ideal. So यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, दोनों जगह आइडियल गैस है। The partition separating the 2 compartments is fixed. There is a partition. This is the partition बेटा, which is fixed. And heat insulator का मतलब है वो हीट को अलाउ नहीं कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने को, right? If the old partition is replaced by a new partition which can slide and conduct heat but does not allow the gas to leak across, then the volume of the compartments A after the system attains equilibrium is ठीक है। क्या किया बेटा, अभी क्या है, 2 कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये पिस्टन है, आप एक रिजिड पार्टीशन है जिससे आपने दोनों को सेपरेट कर रखा है, और ये हीट इंसुलेटर, मतलब इधर का टेम्परेचर अलग होगा क्योंकि हीट फ्लो नहीं हो रहा है। अब क्या करते हैं, इस पार्टीशन को एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन से, पिस्टन मतलब फ्री टू मूव पार्टीशन से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये जब पिस्टन रुकेगा तो उस समय हमें इस सिस्टम का वॉल्यूम, मतलब ए का वॉल्यूम बताना है, बी का वॉल्यूम बताना है, ठीक है, ये हमें बताना है। अब बेटा अगर यहां पे एक परफेक्ट कंडक्टर इंसुलेटर है तो क्या क्या चीजें सेम होंगी पिस्टन के अक्रॉस, आप खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ बेटा।
पिस्टन कब जाके रुकेगा, पिस्टन कब रुकेगा, जब पिस्टन के लेफ्ट और राइट में लगने वाला फोर्स क्या हो, बराबर हो, मतलब प्रेशर सेम होना चाहिए। पिस्टन तब रुकेगा जब कंटेनर के दोनों तरफ, जब पिस्टन के दोनों तरफ इधर प्रेशर और इधर प्रेशर की वैल्यू क्या हो बच्चे, सेम हो। और ये कंडक्टिंग पिस्टन है, कंडक्टिंग पिस्टन का मतलब ये टेम्परेचर भी सेम रखेगा। क्यों, क्योंकि हीट फ्लो होगा, और हीट फ्लो आपको मालूम है कब तक होगा, हीट फ्लो तब तक होता है जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस होता है। इसका मतलब जब ये रुकेगा तो उस समय दोनों तरफ टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, टेम्परेचर भी सेम होना चाहिए, प्रेशर भी सेम होना चाहिए। ठीक है, अब बस हो गया। क्या नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे, क्या नहीं, ये लीक नहीं होने देता, तो नंबर ऑफ मोल्स यहां और यहां सेम। एक काम करो, मोल्स इनिशियली ए के कितने थे, ए के इनिशियल मोल्स कितने बेटा, ए के इनिशियल मोल्स कितने हैं, पी नंबर ऑफ मोल्स होता है पीवी बाई आर टी, सो पी इज 5, वी इज 1 डिवाइडेड बाई आर, आर इज आर एंड 400, सो दिस इज मोल्स ऑफ ए। और मोल्स ऑफ बी इनिशियली कितने बेटा, मोल्स ऑफ बी नंबर ऑफ मोल्स इज पी, वी इज 3 डिवाइडेड बाई आर टी, दिस इज 300 आर। ठीक है, अब मान लो ये पिस्टन मूव किया तो इसका वॉल्यूम, सपोज इसका वॉल्यूम बेटा x मीटर क्यूब हो गया, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चे, 4 माइनस एक्स। बच्चे 4 माइनस एक्स क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम ये था 1 और ये 3, 1 मीटर क्यूब 3 मीटर क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम कितना था 4 मीटर क्यूब। आउट ऑफ 4 अगर ये x है तो दूसरा कितना बचेगा 4 माइनस एक्स मीटर क्यूब। सो दिस इज द वॉल्यूम, दिस इज द वॉल्यूम जो कि फाइनली यहां पे है। यहां पे नंबर ऑफ मोल्स बताओ, ए के मोल्स बताओ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स होगा p, नंबर ऑफ मोल्स होगा p, v x डिवाइडेड बाई आर टी, और इसकी वैल्यू इसके बराबर आनी चाहिए, किसके बराबर आनी चाहिए, 5/400 आर के बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन हो गई। ए के मोल्स जो यहां पे हैं वो पुराने वाले मोल्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बी के मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स पी इंटू वी की वैल्यू है 4 माइनस एक्स अपॉन आर टी, आर और टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर फाइनल सेम होगा, इज इक्वल टू 3/300 आर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए दोनों को डिवाइड कर देते हैं, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो मुझे रिजल्ट मिलेगा x अपॉन 4 माइनस एक्स, x अपॉन 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये सब गया 5/4 और ये तो 1 है, 5/4 मिल जाएगा, 5/4 मिल जाएगा। सो दिस इज 4x इज इक्वल टू 20 माइनस 5x, 20 माइनस 5x, x इज इक्वल टू 20/9, x इज इक्वल टू 20/9 और 20/9 इज 2 पॉइंट समथिंग, 2.22 आ जाएगा शायद, 2.22 इस तरह से आ जाएगा बेटा, दिस इज 20/9। ठीक है, हाँ 20/9 इतनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। मतलब ए का जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया बेटा, 20/9 मीटर क्यूब। अब ये क्वेश्चन था, यहां पे बेटा पिस्टन का कॉन्सेप्ट है, पिस्टन तब रुकेगा, अब आप दिमाग में अपने बैठा लेना, आपके दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि पिस्टन तब रुकेगा जब दोनों तरफ उसके प्रेशर की वैल्यू सेम हो। क्योंकि कंडक्टिंग था तो कंडक्टिंग का मतलब टेम्परेचर भी दोनों तरफ सेम होना चाहिए, क्योंकि हीट का कंडक्शन तब तक होता रहता है जब तक कि टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। मतलब जब फाइनली सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये क्वेश्चन था बेटा, आपको जान के आश्चर्य होगा। दिस इज जेई एडवांस 2018 क्वेश्चन, जेई एडवांस 2018 क्वेश्चन है ना। कैसा था, इजी था या मुश्किल था, इजी ही था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ भी मुश्किल है। सो दिस इज जेई एडवांस 2018 क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन था रादर। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये होगा। चलो अब अगला टॉपिक जो है हमारा है वो है एफ्यूजन और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन और एफ्यूजन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर मैं बोलूं गैसियस स्टेट में केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एफ्यूजन और डिफ्यूजन है, क्योंकि इस टॉपिक से अगर आप पीछे के, अब मैं बोलता हूं 20 साल के क्वेश्चंस उठा के देख लो, सो लास्ट 20 इयर्स में आपको अगर गैसियस स्टेट केमिस्ट्री में पूछा जाता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम, मैं बोल सकता हूं 50% ऑफ द टाइम लास्ट 20 इयर्स में वो जो क्वेश्चन आया होगा वो एफ्यूजन या डिफ्यूजन का होगा, एफ्यूजन डिफ्यूजन का। अब एफ्यूजन या डिफ्यूजन एक्चुअल में क्या होगा कि अब डिफ्यूजन इज क्वाइट अ डिफरेंट प्रोसेस फ्रॉम एफ्यूजन। डिफ्यूजन अलग प्रोसेस होता है, एफ्यूजन अलग प्रोसेस होता है, लेकिन दिक्कत ये है बेटा इस लेवल पे हम लोग खासकर इस आप बोल सकते हो गैसियस स्टेट के लेवल पे जो हम लोग जेई के लेवल पे पढ़ते हैं, चाहे वो मेंस का हो एडवांस का हो, जेई के लेवल पे हम दोनों में डिफरेंशिएट नहीं करते। तो मतलब कभी आता है कि डिफ्यूजन, कभी एफ्यूजन सवालों में, लेकिन आपको हम एफ्यूजन पढ़ाने वाले हैं। अब पेपर में अगर क्वेश्चन आता है डिफ्यूजन नाम से तो आप कोई झगड़ा नहीं करेंगे, आपको समझना होगा कि लिखा है डिफ्यूजन लेकिन एक्चुअल में वो एफ्यूजन की बात हो रही।
सो एफ्यूजन और डिफ्यूजन हमें समझना है अब एग्जैक्टली क्या होता है. सो एफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग अ गैस थ्रू अ पिन होल और स्मॉल ऑरिफिस फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट विच इज नॉर्मली एन एम्प्टी कंपार्टमेंट. क्या है बेटा, ये कुछ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक ये वेसल है और दूसरा वेसल ये. आपने क्या किया, इनिशियली इस वेसल में गैस कंटेंट थी और यहां पे खाली था, यहां खाली था. आपने क्या किया कि इस कंटेनर वॉल पे एक वेरी स्मॉल पिन होल किया, आपने टाइनी होल किया, स्मॉल ऑरिफिस. होगा क्या, गैस पार्टिकल्स, वो गैस पार्टिकल्स इस टाइनी होल से होते हुए दूसरी तरफ भागेंगे. ये जो मूवमेंट है गैस पार्टिकल्स का, सॉरी, ये जो मूवमेंट है गैस पार्टिकल्स का थ्रू दिस स्मॉल पिन होल इनटू वैक्यूम इज कॉल्ड एफ्यूजन. इसको क्या बोलते हैं बेटा, एफ्यूजन बोलते हैं. ध्यान रखना, एफ्यूजन यहां पे गैस का हो रहा है. मिक्सचर ऑफ गैसेस भी हो सकती हैं, मतलब दूसरे एंड पे आपने एक खाली वेसल बर्तन रख रखा है, आपने पहले कंटेनर में एक स्मॉल पिन होल किया, स्मॉल पिन होल होने की वजह से ये पार्टिकल्स उस पिन होल के जरिए एस्केप करने लगते हैं और इस एस्केप या इस मूवमेंट के इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एफ्यूजन बोलेंगे. क्या बोलेंगे बेटा, एफ्यूजन. ठीक है, सो दिस इज एफ्यूजन. हाँ, अब नेक्स्ट है ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन. ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन, ठीक है. सो अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन, एक्चुअली यहां डिफ्यूजन लिखा है लेकिन उसको आपको एफ्यूजन समझना है. ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है बेटा, डिफ्यूजन अगर मैं आपसे पूछूं डिफ्यूजन एग्जैक्टली क्या है. सो डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स. डिफ्यूजन बेसिकली ये मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू स्मॉल ऑरिफिस और स्मॉल पिन होल इनटू वैक्यूम, इसको डिफ्यूजन नहीं बोल सकते, ये तो एफ्यूजन है. डिफ्यूजन किसको बोलोगे, डिफ्यूजन है इंटर पार्टिकल, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स होता है उसको डिफ्यूजन. जैसे नॉर्मल एग्जांपल बेटा, अगर आप परफ्यूम लगाते हो तो रूम के एक कॉर्नर में आपने परफ्यूम लगाया लेकिन धीरे धीरे उस परफ्यूम की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है, तो ये जो पूरा फैलाव है वो होता है थ्रू डिफ्यूजन. थ्रू डिफ्यूजन, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं. जबकि एफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स थ्रू अ स्मॉल पिन होल, दिस इज कॉल्ड एफ्यूजन. दोनों में डिफरेंस है लेकिन हम इस डिफरेंस को अभी इस लेवल पे क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं. ठीक है, सो ग्राहम्स लॉ को पढ़ते हैं. अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ डिफरेंट गैसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी. सॉरी, पानी पी लीजिए. Rate of effusion is inversely proportional to square root of its density provided pressure and temperature conditions are kept constant. P और T conditions similar है, मतलब constant है अलग अलग गैसेस के लिए. अगर आप डिफरेंट गैसेस के रेट ऑफ एफ्यूजन को कंपेयर कर रहे हो तो उस कंपैरिजन में अगर हम अलग अलग गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखते हैं तो ये देखा जाता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन या रेट ऑफ एफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी. स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी, राइट, प्रोवाइडेड प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. यहां डी क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ द गैस है, डेंसिटी ऑफ गैस है. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि अगर मोर डेंस गैस है, अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ एफ्यूजन स्लो होगा. मतलब जो हैवियर गैसेस होती हैं उनका एफ्यूजन स्लो होगा और जो लाइटर, जो गैसेस हल्की हैं जिनकी डेंसिटी कम है उनका एफ्यूजन फास्ट होगा. दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ, राइट. ग्राहम ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके ये लॉ को डिराइव किया था. सो दिस इज एन एम्पेरिकल फाइंडिंग. उस समय की बात है, ऑलमोस्ट 200 इयर्स बैक. तब ये मॉडर्न लेवल पे आप बोल सकते हो ये चीजें डेवलप नहीं थी. आज के लेवल पे हम लोग इंटर पार्टिकल कोलिजन थ्योरी से इसके एग्जैक्ट फॉर्मूले को भी जानते हैं कि एफ्यूजन क्या होता है. आगे की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा अभी वो फॉर्मूला, लेकिन मैं आपको इस चीज को अप्रिशिएट कराना चाहता हूं कि ग्राहम ने 200 साल पहले एक्सपेरिमेंट कर करके ये रिलेशन डिराइव किया था, ये ऑब्जर्वेशन से आया था. ठीक है, सो नाउ रेट ऑफ, अगर मैं बात करूं, चलो अगर मैं पीछे बात करूं रेट ऑफ एफ्यूजन की, सो रेट ऑफ एफ्यूजन को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि R is inversely proportional to square root of density provided pressure temperature are kept constant. अच्छा, क्या बेटा आपको ये मालूम है कि प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम. यहां पे हम गैस को आइडियल मान रहे हैं.
प्रेशर इज इक्वल टू डी आर टी बाई एम, यहां पे डी डेंसिटी ऑफ द गैस है, डी डेंसिटी ऑफ द गैस है और एम मोलर मास ऑफ द गैस है। यहां इस एक्सप्रेशन में डी इज डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ गैस, और यहां पे कैपिटल एम बच्चे मोलर मास ऑफ गैस है। क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस है। सो ये रिलेशन आपको मालूम होना चाहिए। हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, अगर आप बोलो तो हम लोग फटाक से डिराइव कर लेते हैं। चलिए 2 मिनट में लगेगा, डिराइव हो जाएगा। हमें मालूम है बेटा कि पीवी की वैल्यू एनआरटी होती है, ये हमें मालूम है। हमें ये भी मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स होता है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास इनटू आरटी। वी को इधर ले जाइए तो पी को आप लिखोगे मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम इनटू आरटी डिवाइडेड बाई एम। और आपको मालूम है बेटा कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम है डेंसिटी। सो P इज इक्वल टू डी आर टी डिवाइडेड बाई एम। और यहां से आप डेंसिटी को क्या लिख सकते हो? प्रेशर इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाई आर टी। क्या लिख सकते हैं बेटा? डेंसिटी को प्रेशर इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाई आर टी। अब अगर प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशन सेम है, मतलब आइडेंटिकल है, कांस्टेंट है, यदि P और T कांस्टेंट है तो P और T कांस्टेंट होने पे मैं ये बोल सकता हूं कि डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। क्यों? क्योंकि P और T कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही, तो डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। मतलब मैं इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चे, इस रिलेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि rate of effusion is inversely proportional to molar mass of the gas. M is molar mass of gas. M is molar mass of gas, right? और अगर मैं दो गैसेस के रेट ऑफ एफ्यूजन को कंपेयर कर रहा हूं, अगर मैं दो गैसेस के रेट ऑफ एफ्यूजन को कंपेयर कर रहा हूं तो मैं R1 अपॉन R2 को लिख सकता हूं अंडर रूट D2 अपॉन D1, जहां D1 और D2 डेंसिटीज ऑफ गैसेस 1 and 2 है रेस्पेक्टिवली। यहां D1 और D2 क्या है बेटा? D1 इज डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट एंड D2 इज डेंसिटी ऑफ सेकंड गैस, राइट? R1 is rate of effusion of first gas, R2 is rate of effusion of second gas. R1 upon R2 की वैल्यू ये आ जाती है, एक और रिलेशन है बेटा, R1 upon R2 की वैल्यू रूट M2 upon M1 भी आ जाती है, जहां M2 is molar mass of second gas और M1 is molar mass of first gas. M2 is molar mass of second gas and M1 is molar mass of first gas. ये M2 M1 ये रिलेशन यहीं से आ जाते हैं। लेकिन बेटा ये याद रखना कि जब आप इन रिलेशंस को यूज करते हो तो प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस क्या हैं? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब है दोनों गैसेस के लिए प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस सेम है। अक्सर हम लोग ये भूल जाते हैं कि ये रिजल्ट तभी वैलिड है जब प्रेशर टेम्परेचर दोनों गैसेस जिनको हम कंपेयर कर रहे हैं उनके लिए सेम है। ठीक है, अब यहां पे ये जो टर्म R1 अपॉन R2 है बेटा, इसको रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन, रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन बोलते हैं R1 अपॉन R2 को। रिलेटिव किसका? किसके रेस्पेक्ट में? रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड गैस। फर्स्ट गैस विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड गैस, इसको बोल सकते हो रिलेटिव रेट ऑफ एफ्यूजन। तो बच्चे ये फॉर्मूले हैं जो कि ग्राहम्स लॉ से आते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इनसे हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत छेड़छाड़ की जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाली कंडीशंस को आपको बोला जाएगा कि सेम नहीं है। मान लो प्रेशर दोनों गैसेस का चेंज कर दिया तो फिर कैसे डील करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन उसके पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो रेट ऑफ एफ्यूजन है ये एक्चुअल में क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो रेट ऑफ एफ्यूजन, जो गैस बाहर आ रही है उसका रेट ऑफ एफ्यूजन आप बताओगे कैसे? मतलब वो क्या चीज है, किसके टर्म्स में बात करते हैं? तो एक चीज तो बहुत आप बोल सकते हो श्योर है कि रेट जब भी आएगा तो डिनोमिनेटर में तो टाइम होगा ही। रेट का मतलब है डिनोमिनेटर में टाइम तो होगा ही होगा। सो अगले पेज पे समझने की कोशिश करते हैं बच्चे कि रेट ऑफ एफ्यूजन का वास्तव में मतलब क्या है, उसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रेट ऑफ एफ्यूजन या रेट ऑफ डिफ्यूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो मैं ये बोल सकता हूं कि रेट ऑफ एफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ एफ्यूज्ड गैस, मोल्स ऑफ एफ्यूज्ड गैस, मोल्स ऑफ एफ्यूज्ड गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
प्रोपोर्शनल है बेटा, मोल्स ऑफ एफ्यूज गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। या रेट ऑफ एफ्यूजन को आप ऐसे भी बोल सकते हो, इट इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एफ्यूज्ड आउट, वॉल्यूम ऑफ एफ्यूज्ड गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तीसरा आप ये भी बोल सकते हो कि रेट ऑफ एफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यहां पे जैसे ही मैं ये आपको रिलेशन देता हूं तो बच्चों के मन में एक डाउट आता है जो मैंने ऑफलाइन क्लासेस से एक्सपीरियंस किया है, वो ये कि बच्चे बोलते हैं कि सर अभी तो आप बोल रहे थे कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस होनी चाहिए कांस्टेंट, और अब आप बोल रहे हो कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर। तो समझो इस चीज को बेटा कि अगर मेरे पास सपोज इस तरह का एक कंटेनर है और उसमें एक गैस है जिसका प्रेशर कुछ ना कुछ इनिशियल रहा होगा, अगर आप यहाँ पे एक पिन होल करते तो गैस बाहर आना शुरू होती, जिससे इस गैस का प्रेशर ऑब्वियसली डिक्रीज होगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये डिक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज तो होगा क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज होंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। लेकिन हम जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम लोग इनिशियली कुछ समय के लिए, थोड़े से समय के लिए बात कर रहे हैं। जब हमने पिछले वाले पेज पे ये बोला कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस आइडेंटिकल होनी चाहिए, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब आप इनिशियली दोनों गैसेस के एफ्यूजन को कंपेयर कर रहे होगे तो इनिशियल कुछ क्षणों में, इनिशियल कुछ सेकंड्स के लिए हम ये मान सकते हैं कि दोनों के प्रेशर्स क्या हैं, सेम है, मतलब प्रेशर की वैल्यू क्या रह रही, कांस्टेंट। ये इनिशियली मान रहे हैं। ऑब्वियसली विद टाइम प्रेशर विल डिक्रीज, वो डिक्रीज होगा, लेकिन इनिशियली कुछ सेकंड्स के लिए आप मान सकते हो कि प्रेशर की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। इस कारण से बेटा यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है। तो यहाँ डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर तो होगा ही, अगर आप थोड़े ज्यादा समय के लिए रुकोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा ही होगा, ये जरूर होगा। एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं, रेट ऑफ एफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफ्यूज्ड गैस, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एफ्यूज्ड गैस, ट्रेवल्ड बाय एफ्यूज्ड गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जेई में पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट वाले फॉर्मूले से, टाइम टेकन। तो ये अलग अलग फॉर्मूले हो गए, जो फॉर्मूले तो नहीं, आप बोल सकते हो आप एक तरह से एक्सप्रेशन है जो रिलेट करते हैं रेट को विद अलग अलग क्वांटिटीज, है ना। तो अब कौन सा रिलेशन कब यूज करना है, दैट विल डिपेंड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, दैट विल डिपेंड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन कि हमें कौन सा रिलेशन यूज करना है। क्वेश्चन आपको बताएगा बेटा कि कौन सा रिलेशन यूज करना है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे चलिए ये क्वेश्चन करते हैं, 32 ml ऑफ हीलियम effuses through a fine orifice in 1 minute, then what volume of CH4 will diffuse or effuse in 1 minute under similar conditions। हमसे पूछा है, हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और वॉल्यूम ही पूछा है, तो बताओ कौन सा रिलेशन यूज करेंगे रेट के लिए, वॉल्यूम एफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। मतलब अब मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू अंडर रूट, नीचे वाली गैस का मोलर मास ऊपर, मोलर मास ऑफ CH4, ऊपर वाली गैस का मोलर मास नीचे, मोलर मास ऑफ हीलियम। So RHE is volume of helium effused 32 divided by time taken. So this is 32 ml divided by 1 minute. Okay, right. Rate of effusion of CH4, volume of CH4 that will effuse, let it be V milliliter divided by time taken, same time 1 minute, is equal to under root molar mass of CH4 16, molar mass of helium 4. So this is 4 and this is 2. तो ये बेटा 1 मिनट कैंसिल होगा, V ml की वैल्यू कितनी आ जाती है 32 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज 16 ml। सो वॉल्यूम ऑफ CH4 effused under similar conditions is what, is 16 मिलीलीटर। ये आंसर हो जाएगा बेटा। वैसे भी हैवी गैस थी तो वॉल्यूम कम एफ्यूज होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 ml, राइट। सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन हाँ स्टार्ट करने के लिए ठीक था, क्योंकि क्वेश्चन के डेटा को देख के आप ये तय करोगे कि कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला हमें यूज करना है, वॉल्यूम वाला या प्रेशर वाला या मोल्स वाला या डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 20 डेसीमीटर क्यूब मींस लीटर ऑफ नियॉन डिफ्यूजेस थ्रू अ पोरस पार्टीशन इन 60 सेकेंड्स। व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO3 विल डिफ्यूज अंडर सिमिलर कंडीशंस इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा रिलेशन है, RNE अपॉन RSO2 is equal to under root molar mass of SO2 molar mass of SO3 है, सॉरी SO3 molar mass of SO3 upon molar mass of neon। RNE रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ नियॉन इज द वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है तो हम वॉल्यूम एफ्यूज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन यूज करेंगे। सो दिस इज बेटा 20 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इज व्हाट 60 सेकेंड्स, 60 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ SO3। वॉल्यूम पूछा है बेटा, तो वॉल्यूम मान लो लीटर में ही आ जाएगा वॉल्यूम ये, और टाइम कितना है 30 सेकेंड, तो ऊपर भी सेकेंड है नीचे भी 30 सेकेंड, यूनिट कैंसिल हो जाएगी, इज इक्वल टू अंडर रूट SO3 का मोलर मास 80 और नियॉन का मोलर मास कितना दिया हुआ है 20। सो दिस इज 4 एंड 4 का रूट हो जाएगा 2। सो दिस इज 20 अपॉन 60 इंटू V इंटू 30 इज इक्वल टू 2। सो 32 जा 60, V इज इक्वल टू 1। ये तो 1 दिख रहा है, 1 लीटर। सो दिस इज 1 लीटर, दिस इज 1 लीटर। सो द आंसर शुड बी, आंसर कुछ गड़बड़ हुआ क्या, चेक करो बेटा ये क्या गड़बड़ हो रहा है। आज मेरा दिमाग नहीं चल रहा है क्योंकि नाक बंद है और सर दर्द हो रहा है, तो कहाँ गलती कहाँ हो रही। SO3 कितना है 20 डिवाइडेड बाई 60। व्हाट वॉल्यूम ऑफ SO3, SO3 का वॉल्यूम V मान लिया अंडर सिमिलर कंडीशंस इन 30 सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, नीचे SO3 है तो 80, SO3 का 80 आता है ना, 32 प्लस 48 80 डिवाइडेड बाई NE, नियॉन का कितना है बेटा 20। सो 20, दिस इज 4, 4 का रूट हो गया 2। सो दिस इज, अरे क्या हो गया, दिस इज 20 बाई 60, 20 बाई 60 डिवाइडेड बाई V अपॉन 30। तो ये तो गया 2 बाई 6, 1 बाई 3 आएगा, 1 बाई 3। सो हाँ सही तो है बेटा, 10 बाई V इज इक्वल टू 2 आ गया, तो यहाँ से V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लीटर। V की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लीटर या 5 डेसीमीटर क्यूब। थोड़ा कैलकुलेशन एरर था, प्लीज चेक कर लेना, है ना, ये सिली मिस्टेक कहलाती है, होनी नहीं चाहिए, ठीक है, इस लेवल पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ गैसियस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड X containing 20% by mole of X diffused through a small hole in 234 seconds, while pure oxygen takes 224 seconds to diffuse through the same hole. Molecular weight of X is। अब इस तरह के क्वेश्चंस में बेटर है कि थोड़ा सा पहले ड्रॉ कर लें कि क्या बात हो रही है। हमसे बोला गया है कि एक गैसियस मिक्सचर है, किसका गैसियस मिक्सचर है, ऑक्सीजन का, और एक दूसरी गैस X है, और उसका मोल परसेंट, इनका मोल पर, इसका मोल परसेंट 20% गिवन है। तो अगर ये 20% तो ऑब्वियसली 80% होगा, मतलब ये 1:4 के रेशियो में गिवन है, 4:1 के रेशियो में, ये मोल्स का रेशियो है जो गिवन है। तो इसका एफ्यूजन, यहां एक स्मॉल पिन होल करते हो तो इस मिक्सचर का एफ्यूजन होता है, ये मिक्सचर इन दोनों गैसेस का है, इस मिक्सचर का एफ्यूजन होता है, कितना समय लेता है 234 सेकेंड्स। ठीक है, while pure oxygen takes 224 seconds to diffuse through the same hole। okay, so oxygen, यहाँ पे प्योर ऑक्सीजन है, प्योर ऑक्सीजन, अब कोई मिक्सचर है, फिर से यहाँ पे पिन होल किया तो यहाँ पे अब 224 सेकेंड्स लग रहा है और यहाँ पे 234 सेकेंड्स लग रहा है। ठीक है, सो हमें मॉलिक्यूलर वेट ऑफ X बताना है, मतलब X का मोलर मास बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लिखेंगे R मिक्सचर अपॉन R प्योर ऑक्सीजन, R मिक्सचर अपॉन R ऑक्सीजन इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर। R मिक्सचर वॉल्यूम जो भी हुआ, वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई मिक्सचर 234 सेकेंड्स में, डिवाइडेड बाई सेम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन का मानना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 224 is equal to 224 is equal to मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ मिक्सचर मालूम नहीं है। सो दिस इज बेटा 224, दिस इज 224 डिवाइडेड बाई 234 इज इक्वल टू अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ मिक्सचर। ये यहाँ पे एक रिलेशन है, यहाँ पे सिर्फ एक अननोन है मोलर मास ऑफ मिक्सचर, पर हमें मोलर मास ऑफ मिक्सचर नहीं बताना है, हमें क्या बताना था बेटा
हमें बताना है इस x का मॉलिक्यूलर वेट। मिक्सचर का मोलर मास कैसे निकालते हैं? अगर मेरे पास मिक्सचर है तो मोल कॉन्सेप्ट में हमने सीख रखा है कि मोलर मास ऑफ मिक्सचर एक्चुअली एवरेज मोलर मास होता है n1 m1 प्लस n2 m2। सो दिस इज 4 into m1, दिस इज 32 और इसका मालूम नहीं, मान लो m है। सो 4 into 32 प्लस 1 into m डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 n1 प्लस n2, दिस इज 4 प्लस 1। सो ये मोलर मास ऑफ मिक्सचर है, ये चीज आपको पता है और यहाँ पे ये पता है। तो यूजिंग बोथ दिस रिलेशन, यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यूजिंग बोथ दिस रिलेशंस यू कैन इजीली फाइंड कैपिटल M विच इज मोलर मास ऑफ गैस X। सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 34.921। ये सॉल्व करने पे आएगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर। कहां से आएगा बेटा? आपके पास एक ये रिलेशन है और एक ये रिलेशन है, ठीक है बेटा। तो स्क्वायरिंग करोगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे ये रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। क्या ये बात क्लियर है आपको? सिंपल क्वेश्चंस हैं लेकिन हाँ थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि एफ्यूजन डिफ्यूजन के क्वेश्चंस आते हैं बेटा, ठीक है। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो ओके, वन मोर क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है। हाँ, एट अ पर्टिकुलर फिक्स टेम्परेचर द गैस AN is 52% dissociated according to the following reaction। ये क्या रिएक्शन लिखी हुई, थोड़ा गड़बड़ हो गया यहाँ पे। चलो मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं जो मुझे लगता है कि होगा। AN गैस है और वो एक्चुअली किस में टूट रही है? Na गैस में, ठीक है, Na गैस में। ओके, ये रिएक्शन। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, इक्विलिब्रियम का मतलब जब ये 52% डिसोसिएट हो गया तब की बात हो रही है। द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो ये रिएक्शन को एक क्लोज कंटेनर में कराते हैं और जब रिएक्शन सिस्टम इक्विलिब्रियम का मतलब जब 52% डिसोसिएशन हो जाता है तब उस मिक्सचर का एफ्यूजन कराते हैं। द मिक्सचर एफ्यूजेस 1.25 टाइम्स स्लोअर देन प्योर ऑक्सीजन। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं ऑक्सीजन का 1.25 टाइम्स फास्टर है, मतलब रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज 1.25 टाइम्स रेट ऑफ एफ्यूजन ऑफ दिस मिक्सचर। यहां पे मिक्सचर होगा क्योंकि इन दोनों कंपोनेंट्स का मिक्सचर होगा। इस मिक्सचर का एफ्यूजन से रेट ऑफ ऑक्सीजन 1.25 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। नाउ इफ एटॉमिक वेट ऑफ A is 32 देन फाइंड N, ठीक है, हमें N की वैल्यू बतानी है कि कितना होगा। अच्छा बेटा इस पे जरा फोकस करो। अगर R ऑक्सीजन ये है तो हम क्या लिख सकते हैं? तो आई कैन राइट इट R ऑक्सीजन अपॉन R मिक्सचर इज इक्वल टू 1.25 और ये होगा मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन विच इज 32, विच इज व्हाट? 32 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। सो यहां से इसको मैं लिख सकता हूं 5/4 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 32 का रूट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो दिस विल बी 25 अपॉन 16 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय 32। सो दिस इज 32 मोलर मास ऑफ मिक्सचर आ गया 50। मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना आ गया बेटा? 50 आ गया। इसका मतलब जब ये 52% डिसोसिएटेड है तो यहां जो मिक्सचर बनेगा उसका मोलर मास कितना है? 50 है, ठीक है। अब मोलर मास अगर 50 है तो हमें N की वैल्यू बतानी है। ये सब अच्छे क्वेश्चन है बेटा, आप साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा। अब एक काम कर लेते हैं, इनिशियली मान लो बेटा इसके 1 मोल है, मान लो इसके 1 मोल है इनिशियली, 52% डिसोसिएट हुआ, मतलब जब सिस्टम इक्विलिब्रियम पर आएगा तो 1 का 52% मतलब 0.52 चला गया, तो बचा कितना होगा? 1 माइनस 0.52। अगर इसका 0.52 जाएगा तो स्टोइचियोमेट्री, यहां 1 है तो यहां n है, 0.52 जाएगा तो इसका बनेगा 0.52 इंटू n बनेगा, ठीक है बेटा, ये नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे, ठीक है। 1 माइनस 0.52 इज 0.48, ये कितना बचा है? 0.48, ठीक है। अब इस मिक्सचर का, किस मिक्सचर का? जिसमें ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, इस मिक्सचर का मोलर मास कितना है? एवरेज मोलर मास 50। मिक्सचर का मोलर मास मतलब एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास का मतलब n1 m1 n2 m2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, ये है एवरेज मोलर मास, ठीक है। सो यहाँ पे m एवरेज सॉरी दिस इज 50 एंड दिस इज इक्वल टू n1 m1, तो 0.48 इंटू इसका m1 कितना आएगा बेटा? m1 इसका मोलर मास कितना है? इसका मोलर मास कितना है? इसका 32 है ना, तो इसका हो जाएगा 32 इंटू n और इसका तो बेटा 32 ही रहेगा, ठीक है।
सो दिस इज टोटल मास। अगर आपने 1 मोल के साथ शुरुआत की थी तो किसी भी इंस्टेंट पे जो टोटल मास आएगा वो 1 × 32n आएगा। इसको आप चेक कर लीजिएगा, 1 × 32n। ये मैंने कैसे लिखा, n1 m1 n2 m2 से भी इतना ही आता है, एक्चुअली वो टोटल मास होता है। अगर मैंने 1 मोल an से स्टार्ट किया, 1 मोल an से स्टार्ट किया, तो क्लोज कंटेनर में मास तो किसी भी इंस्टेंट पे सेम आना चाहिए जो इनिशियल आपने लिया। इनिशियल कितना लिया था बेटा, ये 1 मोल। 1 मोल का मास कितना होगा, 32n ग्राम, तो 32n डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने होंगे बेटा, 0.48 प्लस 0.52 इंटू n। टोटल मोल्स मतलब ये वाले मोल्स प्लस ये वाले मोल्स। सो दिस इज टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स। इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से n की वैल्यू 4 आ जाएगी, जहां तक मुझे याद है। सॉल्व करेंगे बेटा, n की वैल्यू 4 आ जाएगी। प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा एक बार, n की वैल्यू 4 आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसको चेक जरूर कर लेंगे कि n की वैल्यू 4 आ रही है या नहीं आ रही है, इसको चेक करो। सो दिस इज ऑल अबाउट एफ्यूजन। लेकिन अभी एफ्यूजन हम लोगों का पूरा नहीं हुआ है बेटा। एफ्यूजन और डिफ्यूजन में अभी थोड़े कुछ कॉन्सेप्ट बाकी हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है वो मैं आगे आपको बता रहा हूं, ठीक है। चल नेक्स्ट पेज पे, एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ फॉर डिफ्यूजन इन एनरिचमेंट ऑफ आइसोटोप। इसके पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, तो एक पेज ऐड कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहां पे पेज की दिख रही है कमी। सो न्यू एक और ऐड कर लेते हैं, न्यू एक और ऐड कर लेते हैं। चलो ठीक है, मुझे आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताना। अभी जो हमने ग्राहम्स लॉ पढ़ा है बेटा, वो तो है तब जब सिमिलर कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर हो, मतलब जो गैसेस को हम कंपेयर कर रहे हैं, जिन दो गैसेस के एफ्यूजन को हम कंपेयर कर रहे हैं, उन गैसेस का प्रेशर और टेम्परेचर कंडीशंस आइडेंटिकल है। लेकिन मान लो ऐसा ना हो बेटा, मान लो ऐसा ना हो, कहां गया पेन, ठीक है, मान लो ऐसा ना हो, प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशंस आइडेंटिकल ना हो। सपोज मेरे पास बच्चे एक कंटेनर है, अब ध्यान से सुनना प्लीज, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। मेरे पास एक कंटेनर है, इसका टेम्परेचर हमने फिक्स रखा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन इसमें मिक्सचर है दो गैसेस का, एक गैस ए है और दूसरी गैस बी है। गैस ए का पार्शियल प्रेशर PA है और गैस बी का पार्शियल प्रेशर PB है, और ये दोनों अब सेम नहीं है। गैस ए का पार्शियल प्रेशर A है PA और गैस बी का पार्शियल प्रेशर B है, और ये दोनों सेम नहीं है बेटा। गैस ए के मोल्स Na है कंटेनर के अंदर और गैस बी के मोल्स Nb है कंटेनर के अंदर। और अब हम क्या करते हैं, यहां एक टाइनी पिन होल करते हैं जिससे ये दोनों गैसेस बाहर आएंगी, ए भी बाहर आएगा और बी भी बाहर आएगा, मतलब ए और बी दोनों का एफ्यूजन होगा। अब अगर यहां पे मैं रेट ऑफ एफ्यूजन को कंपेयर करूं RA/RB, तो यहां पे प्रेशर की कंडीशंस आइडेंटिकल नहीं है, टेम्परेचर तो सेम है लेकिन प्रेशर की कंडीशन बेटा आइडेंटिकल नहीं है। अब प्रेशर की कंडीशन अगर आइडेंटिकल नहीं है तो फिर हम पीछे वाला फॉर्मूला जो ग्राहम्स लॉ वाला है फॉर्मूला, वो यूज नहीं कर सकते। फिर मेरे पास एक दूसरा फॉर्मूला आता है, एक्चुअली थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो चेंज ये है, RA/RB इज इक्वल टू मोल्स ऑफ A अपॉन मोल्स ऑफ B, जो कंटेनर के अंदर है, इनसाइड द कंटेनर, इनसाइड दिस कंटेनर बेटा, और अंडर रूट MB अपॉन MA। ये मॉडिफाइड फॉर्मूला है। एक्चुअली आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चे, पहले हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कि प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ B। इसको मैं ऐसे लिख लूंगा, प्रेशर ऑफ A डिवाइडेड बाई प्रेशर ऑफ B, जो कि कंटेनर के इनसाइड है, ठीक है बेटा, और नीचे वाली गैस का मोलर मास ऊपर, ऊपर वाली गैस का मोलर मास नीचे। ये आप बोल सकते हो मॉडिफाइड फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेगा जब दोनों गैसेस का टेम्परेचर क्या हो, सेम। टेम्परेचर क्या रखा गया बेटा, कांस्टेंट, दोनों गैसेस के लिए टेम्परेचर सेम होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, RA/RB, मतलब जो रेट ऑफ एफ्यूजन का जो रेशियो है RA/RB, दिस इज मोल्स ऑफ A टू मोल्स ऑफ B कंटेनर के इनसाइड द कंटेनर, अंडर रूट MB अपॉन MA, अंडर रूट MB अपॉन MA। सो दिस इज हाउ इट इज डन। यहां से यहां ना बहुत आसान है, आपको मालूम है बेटा कि पार्शियल प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर जैसे A का पार्शियल प्रेशर होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ A विच इज Na अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर P टोटल। पार्शियल प्रेशर ऑफ B होगा मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर। सो प्रेशर का जो पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है
पार्शियल प्रेशर का जो रेशियो है वो Na अपॉन Nb का रेशियो है। ये फॉर्मूला तभी वैलिड होगा जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, कांस्टेंट होगी। जब टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। ठीक है, ये तब है जब टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट। बच्चों का एक सवाल आता है कि सर मान लो टेम्परेचर भी अलग हो जाए तब फिर क्या करेंगे। तब मैं आपको एक रिलेशन लिख सकता हूं जिसमें पूरा ही रेट ऑफ एफ्यूजन किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, सब चीज आ जाती है। लेकिन वो फिर आप बोल सकते हो कि काफी एडवांस लेवल के लिए, हाँ ओलंपियाड के लिए तो हो सकता है यूजफुल हो, लेकिन जेई मेंस और एडवांस के लिए उतना यूजफुल नहीं रहेगा। फिर भी मैं अगले पेज पे एक काम करता हूं, रेट ऑफ एफ्यूजन का ये पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूं। ठीक है, रेट ऑफ एफ्यूजन का पूरा ही फॉर्मूला लिख देता हूं। चलो बेटा नेक्स्ट पेज पे। सो आगे जो भी लिखने जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये चीजें तब हमें समझ में आती हैं जब कोलिजन थ्योरी पढ़ते हैं। अभी आप ये मानोगे कि हम जो आगे फॉर्मूला लिख रहे हैं वो सही है और इसको डेराइव भी किया जा सकता है कोलिजन फ्लक्स से, लेकिन उस डेरिवेशन को अभी इस जगह पे मैं अवॉइड कर रहा हूं। ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग उसको कवर करते हैं, थोड़ा समय वहां पे ज्यादा मिलता है और थोड़ा बेहतर भी समझ में आता है। कोलिजन जब पढ़ लेंगे तब जरूर अगर आप बोलोगे तो हम लोग इसको डेराइव भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो बिना मैं डेरिवेशन में गए हुए रेट ऑफ एफ्यूजन रेट ऑफ एफ्यूजन इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dt। जिस गैस का डिफ्यूजन हो रहा है उसका रेट ऑफ एफ्यूजन इज चेंज इन इट्स पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वैल्यू आती है PA0 अपॉन V अंडर रूट RT अपॉन 2πm, RT अपॉन 2πm, RT upon 2πm. This is the relation. R is equal to minus dP upon dt, PA naught RT upon 2πm. ठीक है, अब इस रिलेशन में अलग अलग चीजों का मतलब क्या है ये समझ लेंगे। पहले आप लिखो, मैं पानी पीता हूं बेटा। हाँ, क्या लिख सकते हैं, अलग अलग चीजें का क्या मतलब है। ये जो R क्या है बेटा, रेट ऑफ एफ्यूजन। यहां R क्या है बच्चे, R इज रेट ऑफ एफ्यूजन, R इज रेट ऑफ एफ्यूजन, रेट ऑफ एफ्यूजन। dp अपॉन dt ही एक तरह से चेंज इन इट्स पार्शियल प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि ये आएगा नेगेटिव। dp की वैल्यू नेगेटिव क्यों आएगी बेटा, क्योंकि जब एफ्यूजन होगा तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज होने पे dp की वैल्यू नेगेटिव, तो रेट को हमें रखना है पॉजिटिव, तो ये आएगा माइनस dp अपॉन dt। रेट ऑफ एफ्यूजन हो गया p उस इंस्टेंट पे। p इज प्रेशर ऑफ गैस, एक्चुअली पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जिसका एफ्यूजन हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एट टाइम t, जिस समय आप एफ्यूजन पढ़ रहे हो। ए नॉट इज एरिया ऑफ, इनफैक्ट क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया ऑफ अपर्चर। ये जो पिन होल किया है आपने, ये जो छोटा सा पिन होल किया है, ऑरिफिस किया है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए नॉट। V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, V इज वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। R आपको मालूम है, T इज टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल, दिस इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और कैपिटल M इज मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस, मोलर मास ऑफ गैस। अब आप देखो बेटा कि जो ग्राहम ने एफ्यूजन का लॉ डेराइव किया था उसमें बाकी अगर सब चीज कांस्टेंट है तो जो रेट ऑफ एफ्यूजन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास है। इस एक्सप्रेशन से अब आप ये पूरी, इसमें हर चीज कवर हो गई। अब अगर कल को मैं बोलता हूं कि टेम्परेचर को अगर मैं चेंज करूंगा तो बताओ रेट ऑफ एफ्यूजन कैसे चेंज होगा, तो आपको मालूम है। अगर मैं टेम्परेचर 4 टाइम्स करूंगा तो रेट ऑफ एफ्यूजन ट्वाइस होगा, क्योंकि यहां रूट में है। अगर मैं बोलता हूं कि एरिया ऑफ अपर्चर को मैंने डबल कर दिया तो रेट ऑफ एफ्यूजन कैसे चेंज होगा, ये भी आपको मालूम है। अगर वॉल्यूम चेंज करेंगे तो कैसे होगा। सो यहां पे एक कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला आप ओलंपियाड्स के लिए नोट कर सकते हो, और अगर आपको करना है तो एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, क्वेश्चन आप करो, आप मुझे ये बताओगे। अगले पेज पे मैं इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दूंगा आपको, और आप प्लीज इस क्वेश्चन को करेंगे, मैं यहां नहीं करने वाला हूं। कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा वो आपसे हुआ कि नहीं हुआ, और क्वेश्चन का आंसर बताना, ठीक है। सो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, आई होप कि आप लिख चुके होंगे। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो रिलेशन था अभी हमने लिखा dp अपॉन dt, change in pressure of gas with respect to time is equal to P A naught upon V
अंडर रूट आर टी अपॉन 2 पाई एम ये रिलेशन है हमारे पास, ठीक है। सो क्वेश्चन आपसे ये है कि प्लॉट अ ग्राफ फॉर प्रेशर ऑफ गैस एफ्यूजिंग गैस, प्रेशर ऑफ गैस वर्सेस टाइम। जो एफ्यूजिंग गैस है उसका प्रेशर वर्सेस टाइम, मतलब मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आप एक्स एक्सिस पे टाइम लोगे और वाई एक्सिस पे प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट करना है। जो गैस अंदर बची हुई है, जैसे ये कंटेनर है, आपने ओरिफिस किया, बाकी यहां पे जो गैस है, गैस का प्रेशर मान लो किसी इंस्टेंट पे P है, सो ये गैस का प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको प्लॉट करना है। मुझे प्लॉट करके बताना है कि ग्राफ कैसा आएगा, और मुझे आप एक क्वेश्चन का और आंसर करेंगे। प्लीज नोट करो क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये प्रोसेस ऑफ एफ्यूजन कितने समय में पूरा हो जाएगा। सो आई एम आस्किंग कि ये कितने टाइम में एफ्यूजन का प्रोसेस पूरा होने वाला है। सो दिस इज द क्वेश्चन, राइट। ये क्वेश्चन आप करेंगे, कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, तब हम इसका डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि तभी मीनिंगफुल है। अगर आप सिर्फ ऐसे ही देख रहे हो, सिर्फ बिना कोई क्वेश्चन किए, बिना कुछ लिखे, सो दैट इज मीनिंगलेस बेटा, है ना। चलो, now let's move on to application of this particular effusion or diffusion। तो बच्चों, effusion और diffusion को हम लोग एक्चुअली गैसेस के सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। गैसेस के सेपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। कैसे? अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा कि जो हैवी गैस है उसका एफ्यूजन स्लो होगा, और जो भारी गैस है, सॉरी, जो हैवी गैस है उसका एफ्यूजन स्लो होगा, और जो लाइटर गैस है उसका एफ्यूजन फास्ट होगा। सो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम ये जो मोलर मास में डिफरेंस है, मोलर मास में जो डिफरेंस है, उसकी मदद से हम एफ्यूजन करा के गैसेस का उनका सेपरेशन अटेन कर सकते हैं। सेपरेशन का मतलब उनको सेपरेट कर सकते हैं कुछ हद तक, ठीक है। So when two gases present in a container are allowed to diffuse in another container, the gas having lower molar mass will diffuse more, and if this process is continued for a large number of steps, then we can obtain a mixture which is rich in a gas having less molecular mass। पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि अब चलो इसको आप ऐसे समझो बेटा कि मान लो आपके पास कुछ ऐसी चीज है। सपोज मैं आपको बोल रहा हूं कि मान लो मेरे पास इस तरह का एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हमारे पास हीलियम है और सपोज मीथेन है। हीलियम है और क्या है बेटा? मीथेन है। हीलियम के मोल्स, लेट्स से हीलियम 90% है, सॉरी हीलियम को मैं 10% मान लेता हूं। हीलियम 10% है, हीलियम इज 10% और मीथेन है 90%, ठीक है। मुझे जो हल्की वाली गैस है हीलियम, जो लोअर मॉलिक्यूलर मास जिसका है, उसको एनरिच करना है। एनरिच करने का मतलब है, तो करने का तरीका क्या है? मैं इस पिनहोल से एफ्यूजन कराऊंगा, फर्स्ट स्टेप ऑफ एफ्यूजन करूंगा, फर्स्ट स्टेप करूंगा एफ्यूजन का, और जो एफ्यूज गैस होंगी उनको कहीं पे कलेक्ट करता जाऊंगा, ठीक है। सो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ एफ्यूजन होगा तो यहां हीलियम भी आएगी, मीथेन भी आएगी, लेकिन कौन सा तेजी से भागेगा? कौन सा तेजी से भागेगा? हीलियम। थोड़ी देर तक आप एफ्यूजन कराते हो, फिर उसके बाद रोक देते हो, थोड़ी देर तक एफ्यूजन कराते हो, फिर उसके बाद रोक देते हो। तो हीलियम जो यहां आएगी उसका परसेंटेज ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीलियम हल्की गैस है, वो तेजी से भागेगी। तो यहां जो नया मिक्सचर मिलेगा, उस नए मिक्सचर में हीलियम का परसेंटेज बढ़ चुका होगा, मान लो 20% हो चुका होगा, तो ये कितना होगा? 80%। तो आप क्या कर रहे हो? एफ्यूजन करा के जो हल्की गैस है उसके परसेंट को एनरिच कर रहे हो, उसके अमाउंट को एनरिच कर रहे हो। ये तो एक स्टेप में हो, ऐसे ही और स्टेप्स कराओगे तो इसका अमाउंट और एनरिच होता जाएगा। तो थ्रू सक्सेसिव एफ्यूजन हम हल्की गैस को एनरिच कर सकते हैं, लाइटर कंपोनेंट का एनरिचमेंट कर सकते हैं बाय सक्सेसिव एफ्यूजन, राइट। अब ये करते कैसे हैं, फॉर्मूला क्या आता है, वो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा सिस्टम है। मान लीजिए इनिशियली मेरे पास बेटा दो गैसेस हैं, एक का मोल्स Na है, दूसरे का मोल्स Nb है। हमने फर्स्ट स्टेप ऑफ एफ्यूजन कराया, ध्यान से सुनना बेटा, फर्स्ट स्टेप ऑफ एफ्यूजन कराया, फिर एफ्यूजन को रोक देते हैं। जब एफ्यूजन को रोकते हैं तो अब इसको भूल जाओ, ए के मोल्स जो यहां पे इकट्ठा हुए वो Na डैश है, और बी के मोल्स Nb डैश यहां पे इकट्ठा हुए। तो अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं, सो फर्स्ट स्टेप के लिए मैं लिखूंगा Ra अपॉन Rb इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए जो यहां पे थे डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ बी अंडर रूट Mb अपॉन Ma। यही तो लिखना पड़ेगा। क्यों?
क्या कंडीशन सेम है बेटा? नहीं, तो हमें मॉडिफाइड एफ्यूजन लॉ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें अंदर इनके मोल्स Na/Nb गिवन है। Ra moles of effused gas upon time taken. Effused gas है Na dash, so this is Na dash upon time taken. Let the time taken be t. उतने ही t समय में b के कितने मोल्स आए? Nb dash upon t, और इसकी वैल्यू है Na/Nb अंडर रूट Mb upon Ma, राइट? टी कैंसिल हुआ, तो फर्स्ट स्टेप के बाद, आफ्टर फर्स्ट स्टेप हमारे पास जो मोल्स का रेशियो है Na डैश अपॉन Nb डैश, वो कितना है? वो है इनिशियल मोल्स का रेशियो जो पहले डिब्बे में था, इनिशियल रेशियो इनटू Mb अपॉन Ma की पावर 1/2। पावर कितना बेटा? 1/2। हमने अंडर रूट को पावर 1/2 लिख दिया, ठीक है? ये तो फर्स्ट स्टेप के बाद है। अब सेकेंड स्टेप के लिए भूल जाओ कि ये क्या था। सेकेंड स्टेप के लिए इनिशियल कंडीशन ये, आप समझ रहे हो? जब आप सेकेंड स्टेप को कंसीडर करोगे तो अब ये वाली कंडीशन भूल जाओ। सेकेंड स्टेप के लिए अब इनिशियल कंडीशन ये है, तो अगर मैं सेकेंड स्टेप की बात करूं, तो अब मेरा होगा Ra अपॉन Rb इज इक्वल टू, अब बेटा ये इनिशियल कंडीशन नहीं है, सेकेंड स्टेप के लिए इनिशियल कंडीशन ये है, तो आप लिखोगे Na डैश अपॉन Nb डैश और अंडर रूट Mb अपॉन Ma, राइट? बहुत सिंपल है, आप करके देखिएगा, मजा आएगी, बहुत आराम से हो जाता है। Ra अपॉन Rb सेकेंड स्टेप, मोल्स ऑफ गैस एफ्यूज्ड आउट अपॉन टाइम टेकन, सो दोनों जगह टाइम तो कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये Na डबल डैश अपॉन Nb डबल डैश इज इक्वल टू Na डैश अपॉन Nb डैश की ये वैल्यू उठा के वहां पे सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिलेगा Na अपॉन Nb पावर हाफ हो जाएगा 1, सो आपको मिलेगा Na अपॉन Nb इनिशियल इंटू Mb अपॉन Ma की पावर 2/2। मैं 1 को 2/2 लिख रहा हूं पर्पसली। सेकेंड स्टेप के बाद रेशियो है इनिशियल इंटू Mb अपॉन Ma की पावर 2/2। थर्ड स्टेप के बाद, अब मैं कर नहीं रहा हूं, थर्ड स्टेप के बाद आएगा जो रेशियो आएगा गैस के मोल्स का, वो आएगा Na अपॉन Nb इनिशियल Mb अपॉन Ma की पावर 3/2, पावर 3/2 आएगा, करके देख लेना। फोर्थ स्टेप के बाद पावर 4/2, ये इनिशियल यही रहने वाला है। तो होने क्या वाला है, आगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट ऐसा मिलेगा, इसको चलो यहीं पे लिख लेते हैं। सो आफ्टर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये जो लिखा हुआ है आफ्टर x स्टेप्स ऑफ एफ्यूजन, आफ्टर x स्टेप्स ऑफ एफ्यूजन आप क्या लिखोगे? Na अपॉन Nb आफ्टर हाउ मेनी स्टेप्स? आफ्टर x स्टेप्स। ये मोल का रेशियो है A और B का, लेकिन कितने स्टेप्स के बाद? x स्टेप्स के बाद। पावर नहीं है बेटा, ये मोल्स का रेशियो है कितने स्टेप्स के बाद? x स्टेप्स के बाद। इज इक्वल टू Na अपॉन Nb इनिशियल जो पहले बॉक्स में था, और Mb अपॉन Ma की पावर कितना आ जाएगा? अगर x स्टेप्स हैं तो x/2 आ जाएगा। सो दिस इज द रिलेशन दैट यू शुड लर्न, राइट? This is the relation that you should learn. Na upon Nb after x steps of effusion is equal to Na upon Nb initial into Mb upon Ma की पावर x/2, ठीक है? अब एक एनरिचमेंट फैक्टर होता है बेटा, एनरिचमेंट फैक्टर किसको बोलते हैं? एनरिचमेंट फैक्टर का मतलब है एनरिचमेंट फैक्टर इज इक्वल टू एनरिचमेंट फैक्टर f को डिफाइन कैसे करते हैं? ये एक्चुअली होता है Na अपॉन Nb आफ्टर x स्टेप, मतलब फाइनल रेशियो टू इनिशियल रेशियो। सो ये होता है Na अपॉन Nb फाइनल, मतलब आफ्टर x स्टेप्स, फाइनल आफ्टर x स्टेप्स टू इनिशियल का मतलब हो गया बेटा Na अपॉन Nb इनिशियल। तो ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर। ये एनरिचमेंट फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी? ये आ जाएगी बेटा Mb अपॉन Ma की पावर x/2। सो दिस इज, सिर्फ एक टर्म है बेटा, ध्यान रखना। एनरिचमेंट फैक्टर का मतलब है मोल्स का रेशियो जो x स्टेप्स के बाद मिलता है टू इनिशियल मोल्स का रेशियो जो एकदम इनिशियल था, इस रेशियो को बोलते हैं एनरिचमेंट फैक्टर, और उसकी वैल्यू कितनी आती है? Mb अपॉन Ma की पावर x/2। चलो इस पे करते हैं एक क्वेश्चन, ठीक है? एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, आप ये नोट करो, क्वेश्चन लिखते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पे, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। A mixture of N2 and H2 has initially mass ratio 196:1। तो लिख लेते हैं यहां पे हमारे पास एक मिक्सचर है इनिशियली, उसमें N2 और H2 का जो मास का रेशियो है बेटा, ये मास का रेशियो गिवन है कितना?
196:1. Find after how many steps we can obtain a mixture containing 1:14 mole ratio. तो इसके x steps of effusion कराते हैं. मान लो x steps of effusion कराया. x steps of effusion कराने के बाद हमें N2 और H2 के मोल्स का रेशियो क्या चाहिए? 1:14. ये मोल्स का रेशियो चाहिए हमें. तो सबसे पहले तो बच्चे इस मास के रेशियो को मोल्स के रेशियो में कन्वर्ट करो. कैसे कन्वर्ट करोगे? जो मोल्स का रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 196/28:1/2. हमने मोलर मास से डिवाइड कर दिया. अब ये मेरा मोल्स का रेशियो है. दिस इज इनिशियल और मुझे चाहिए फाइनल. ये तो क्या होगा? आपको मालूम है कि बेटा NB/NA. अब किसको A माने किसको B माने इसमें कंफ्यूजन होता है किसी बच्चे को. तो आप किसी को कुछ भी मान लो. जैसे इस क्वेश्चन में मान लीजिए NN2/NH2 after x steps is equal to NN2/NH2 initial into नीचे वाली गैस का मोलर मास ऊपर जो कि 2 है, ऊपर वाली गैस का मोलर मास नीचे जो कि 28 है, पार x/2. राइट? This ratio is 1/14 and this ratio N2 is 196/28 divided by 1/2 and into 2/28 की पावर x/2. सॉल्व करेंगे बेटा तो सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 4. प्लीज इंश्योर कि x की वैल्यू 4 आ रही है. यहां पे चेक कर लीजिएगा. सॉल्व करेंगे इसको तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4. ये मैंने आपको बता दिया कि सक्सेसिव एफ्यूजन के सवालों को कैसे करना है. आज बच्चों हम लोगों ने एफ्यूजन सीखा. एफ्यूजन का बहुत ही इंपॉर्टेंस है. अगर मैं केमिस्ट्री की आइडियल गैस की बात करूं, ऑलमोस्ट हर साल आप बोल सकते हो कि आइडियल गैस में एफ्यूजन से क्वेश्चन जरूर मिलता है. प्लीज इसको सॉल्व करिएगा. और उस क्वेश्चन का जो मैंने पीछे एक क्वेश्चन दिया था, प्रेशर ऑफ एफ्यूजिंग गैस वर्सेस टाइम, क्या रिलेशन आएगा, वो आपके लिए होमवर्क है. कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.